मतलब जरा सोचिए, एक विशाल साम्राज्य जो सदियों तक लगता है कि कभी नहीं गिरेगा, और अचानक कुछ ही महीनों में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। हाँ, और ऐसी चीजें हमने बहुत देखी हैं। बिल्कुल। और जैसे कोई शेयर बाजार है जो रोज नई ऊंचाइयां छू रहा है, और अचानक से एक साधारण सी मंगलवार की सुबह वो क्रैश हो जाता है। या एक तारा जो करोड़ों साल तक शांति से चमकता है और अचानक सुपरनोवा बन के फट जाता है। तो सवाल ये है कि जो प्रणालियां सालों तक पूरी तरह से स्थिर और सुरक्षित दिखती हैं, वो अचानक एक ही झटके में क्यों धो जाती हैं? देखिए, शायद विज्ञान और दर्शन दोनों का ही सबसे बड़ा रहस्य है। हम जब भी ऐसी घटनाओं को देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई बाहरी झटका लगा होगा। हाँ, हमेशा यही लगता है कि कोई तो कारण होगा बाहर से। वही ना, हम किसी एक चीज पर दोष डालने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई खराब नीति हो गई या कोई दुर्घटना हो गई। लेकिन अगर हम सतह के थोड़ा नीचे झांकें तो जो चीजें हमें अचानक लगती हैं वो दरअसल अचानक होती ही नहीं हैं। मतलब वो पहले से चल रही होती है। बिल्कुल, उनका झरना किसी बाहरी झटके का नहीं, बल्कि भीतर ही भीतर चल रही एक अदृश्य प्रक्रिया का आखिरी नतीजा होता है। और ठीक यही आज की इस विस्तारित चर्चा का हमारा मुख्य मिशन है। हाँ, आज हम उसी अदृश्य प्रक्रिया को डिकोड करने जा रहे हैं। इस गहन अध्ययन में हम एक ऐसी स्रोत सामग्री में उतरने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के सोचने का नजरिया ही बदल दिया है। हाँ, ये सच में एक रेवोल्यूशन जैसा है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं संदीप चावन की मास्टरपीस यूनिवर्सल एनर्जी डायनामिक्स की, जिसे हम आमतौर पर यूईडी कहते हैं। 2026 में 11 विजन द्वारा प्रकाशित ये किताब सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये तो आज दुनिया भर में उपलब्ध जो चामिनियन इकोसिस्टम है, उसकी रीढ़ बन चुकी है। तो आज हमारा लक्ष्य दुनिया को चामिन की दृष्टिकोण यानी चामिन्स लेंसेज से समझना है। ठीक है, तो चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। ये यूईडी असल में दवा क्या कर रहा है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि यूईडी कोई नई चीज इजाद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा है। मतलब ये किसी नए रहस्यमयी कण या पार्टिकल या किसी नए बल की खोज का दावा नहीं करता। अच्छा, तो फिर ये मॉडर्न फिजिक्स से अलग कैसे है? देखिए, अक्सर जब फिजिक्स की नई किताबें आती हैं ना, तो वो पुरानी बातों को गलत साबित करने पर तुली होती हैं। लेकिन यूईडी वैसा नहीं करता। ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बेसिक लॉजिक है। मतलब एक नया नजरिया देता है पुरानी चीजों को देखने का। ये तय दायरे में इतनी अच्छी तरह से काम क्यों करती है, और उससे भी बड़ी बात, ये हमें बताता है कि जब वो दायरा टूटता है तो वो नियम क्यों फेल हो जाते हैं। तो उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं, वो अचानक ढहने वाली पहेली। इसको समझने के लिए स्रोत सामग्री हमें सबसे पहले ब्रह्मांड की डिफॉल्ट स्थिति के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, और यहीं से शुरुआत होती है। आमतौर पर जब हम इक्विलिब्रियम या संतुलन शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक शांत स्थिति आती है, जैसे एक पेंडुलम जो झूले खाते खाते अंत में बीच में आकर रुक गया हो। और ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जिसे ये किताब दूर करती है। इक्विलिब्रियम कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां ब्रह्मांड पहुंचकर आराम की सांस लेता है। तो फिर चवान की नजर में इक्विलिब्रियम क्या है? चाविनियन के अनुसार इक्विलिब्रियम प्रकृति की एक अंधाधुंध और डिफॉल्ट प्रवृत्ति है। मतलब ये वो शून्य है जो तब स्थापित होता है जब असंतुलन को रोकने वाली हर एक बाधा मिट जाती है। प्रकृति हमेशा हर चीज को समतल करना चाहती है। अच्छा, सब कुछ फ्लैट करना चाहती है। हाँ, बिल्कुल। और जब प्रकृति को इस समतलीकरण से रोका जाता है ना, तब जन्म होता है उस सबसे महत्वपूर्ण तत्व का, जिसे यूईडी में डेल्टा कहा गया है। डेल्टा। अब ये शब्द मैंने गणित की कक्षाओं में बदलाव या चेंज दिखाने के लिए सुना है, लेकिन शेबेनियन इकोसिस्टम में ये किसी आम बदलाव से कहीं ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा। यूईडी में डेल्टा का अर्थ है अनरिजॉल्व्ड प्रेशर, यानी अनसुलझा दबाव या असंतुलन। लेकिन इसको ना किसी नेगेटिव चीज की तरह नहीं देखना चाहिए। पर दबाव तो आमतौर पर नेगेटिव ही माना जाता है ना? हाँ, वही तो। ये काफी क्रांतिकारी विचार है कि डेल्टा प्रकृति के खिलाफ नहीं है, बल्कि डेल्टा ही वो एकमात्र कारण है जिसकी वजह से ब्रह्मांड में कुछ भी घटित होता है, कोई भी गति हो, कोई भी अनुभव हो। मतलब हमारी धड़कन से लेकर तारों के बनने तक सब कुछ? हाँ, सब कुछ। ये सब केवल डेल्टा के कारण संभव है। अगर सारा डेल्टा खत्म हो जाए ना, तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल साइलेंस यानी सूचनात्मक मौन छा जाएगा। सूचनात्मक मौन?
मुझे ये विचार थोड़ा परेशान करने वाला लगता है। ऐसा क्यों? मतलब सोचिए ना, अगर सब कुछ पूरी तरह से संतुलित हो जाए तो ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जिसे महसूस किया जा सके। कोई डाटा नहीं, कोई जीवन नहीं। सटीक तौर पर, क्योंकि अनुभव करने के लिए ना एक अंतर या कॉन्ट्रास्ट का होना बहुत जरूरी है। हाँ, बिना अंतर के तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। गर्मी का एहसास तभी होता है जब ठंडे और गर्म के बीच अंतर हो, यानी डेल्टा हो। अगर हर जगह का तापमान बिल्कुल एक समान हो जाए तो गर्मी या सर्दी का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। मुझे इस डेल्टा को किसी ठोस चीज से जोड़ने की कोशिश करने दीजिए। क्या हम इसको एक बंध या डैम के पीछे रुके हुए पानी की तरह मान सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब जब तक बंध वहां खड़ा है, पानी रुका हुआ है, एक स्थिरता दिख रही है, लेकिन उस बंध के पीछे दबाव लगातार बन रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इस बंद वाले उदाहरण या फिर धरती के नीचे वाली टेक्टोनिक प्लेट्स के उदाहरण को लेकर हम यूआईडी की उस सबसे महत्वपूर्ण संरचना को समझ सकते हैं जिसे रेजोल्यूशन चेन कहा गया है। रेजोल्यूशन चेन? हाँ, ये रेजोल्यूशन चेन 6 हिस्सों में काम करती है और यही वो चेन है जो किसी भी अचानक ढहने वाले सिस्टम के पीछे का लॉजिक समझाती है। ठीक है, तो इस चेन को ना थोड़ा धीरे धीरे खोलते हैं। उस बंद या टेक्टोनिक प्लेट्स वाले उदाहरण में पहला कदम क्या होगा? तो रेजोल्यूशन चेन की पहली कड़ी है कंस्ट्रेंट, यानी वो सीमा या बाधा जो उस दबाव को रोक रही है। आपके उदाहरण में बंद की दीवार एक कंस्ट्रेंट है, वो उस प्राकृतिक प्रवाह को रोक रही है। समझ गया। और क्योंकि वो दीवार पानी को बहने नहीं दे रही है तो वहां एक लगातार तनाव पैदा हो रहा है। तो क्या वही तनाव हमारा डेल्टा है? एकदम सही। वो रुका हुआ तनाव ही दूसरी कड़ी है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। इसके बाद तीसरी चीज आती है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट? इसका यहाँ क्या मतलब है? देखिए, दबाव हमेशा किसी न किसी दिशा में बहना चाहता है। अगर वो बंध टूटेगा तो पानी किस खास दिशा में बहेगा, वो दिशा ही ग्रेडियंट है। ये तय करता है कि रेजोल्यूशन का रास्ता क्या होगा। अच्छा, तो यहाँ तक तो सब काफी तार्किक लगता है। कंस्ट्रेंट है, उससे डेल्टा बना, और ग्रेडियंट ने दिशा दी। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा उलझा रही है वो है इसकी चौथी घड़ी, एटीटी या अलाइनमेंट थ्रेशोल्ड टाइम। हाँ, एटीटी सुनने में थोड़ा भारी लगता है। वही तो। क्या इसका मतलब बस एक आम टाइमर या घड़ी से है जो रिवर्स में चल रही है? इसे महज एक घड़ी समझना शायद काफी गलत होगा। एटीटी दरअसल वो सीमांत समय या वो ब्रेकिंग पॉइंट है जिसके बाद वो कंस्ट्रेंट उस दबाव को और अधिक नहीं रोक सकता। मतलब एक लिमिट आ गई है। हाँ, ये वो बिंदु है जहां से धीरे धीरे होने वाला सुधार या करेक्शन असंभव हो जाता है। जब एटीटी पार हो जाता है ना, तो दबाव को अचानक फूटना ही पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक एटीटी पार नहीं हुआ है तब तक सिस्टम बाहर से एकदम परफेक्टली सेफ लगता है, लेकिन जैसे ही वो पॉइंट आता है अचानक से अर्थक्वेक या बाढ़ आ जाती है। बिल्कुल यही होता है। और यहीं पर पांचवी कड़ी यानी कपलिंग की भूमिका शुरू होती है। कपलिंग? हाँ, तो बाढ़ सिर्फ नदी में नहीं रहती, वो आसपास के गांव तक पहुंचती है। हाँ, क्योंकि कोई भी सिस्टम अकेले आइसोलेशन में नहीं होता है। जब एक सिस्टम का डेल्टा सुलझता है तो वो कपलिंग के जरिए दूसरे सिस्टम से जुड़ जाता है। जैसे भूकंप की ऊर्जा शहर की नींव और इमारतों पर अपना अतिरिक्त डेल्टा थोप देती है। और तब आती है इसकी छठी और आखिरी कड़ी, कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम, मतलब शहर का गिर जाना। लेकिन स्रोत मटेरियल में एक बात पे काफी जोर दिया गया है कि हमें इस कॉन्सिक्वेंस को देखने का नजरिया बदलना होगा। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। देखिए, अक्सर हम परिणामों को एक मॉरल या नैतिक चश्मे से देखते हैं, जैसे मानो ब्रह्मांड किसी को सजा दे रहा हो या ये किसी कर्म का फल हो। हाँ, हम कहते हैं ना कि नेचर अपना बदला ले रही है, वही। लेकिन यूईडी स्पष्ट रूप से कहता है कि ब्रह्मांड के पास कोई इरादा या क्रोध नहीं है, परिणाम कोई सजा नहीं है। ये केवल और केवल स्ट्रक्चरल रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी संरचनात्मक पुनर्वितरण है। मतलब सिर्फ ऊर्जा और दबाव अपना रूप बदल रहे हैं। बिल्कुल। वस्तुएं या जिन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, चाहे वो एक इमारत हो या एक इंसान का शरीर, वो कभी स्थायी नहीं होते। वो केवल तब तक स्थिर रहते हैं जब तक उनके अंदर के डेल्टा को किसी तरह मैनेज किया जा रहा हो। ये सोचना काफी अद्भुत है। मतलब स्थिरता कोई परमानेंट चीज नहीं है, ये बस डेल्टा का सक्सेसफुल मैनेजमेंट है। एकदम। लेकिन अगर प्रकृति सच में हर चीज को समतल ही करना चाहती है तो एक बहुत ही सीधा सा सवाल दिमाग में आता है, चीजें तुरंत क्यों नहीं बदल जाती? अच्छा सवाल है।
मतलब अगर ब्रह्मांड को सिर्फ डेल्टा ही खत्म करना है तो सब कुछ बस एक ही मिलीसेकंड में अपनी इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं चला जाता? ये जो समय है या टाइम है वो इस पूरी प्रक्रिया में आखिर कर क्या रहा है? यही वो हिस्सा है यूईडी का जो मॉडर्न फिजिक्स के बारे में हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको पूरी तरह चैलेंज करता है। कैसे? हम हमेशा सोचते हैं कि टाइम एक बहती हुई नदी है, एक ऐसा इंडिपेंडेंट डिमेंशन जो बस आगे बढ़ता जा रहा है, चाहे ब्रह्मांड में कुछ हो या ना हो। हाँ, घड़ी तो टिक टिक करती रहती है। लेकिन इस किताब की संरचना में समय कोई बैकग्राउंड में चलने वाली घड़ी नहीं है। समय दरअसल रेजोल्यूशन ड्यूरेशन है। रेजोल्यूशन ड्यूरेशन, इसका मतलब क्या ये है कि समय केवल इस बात का एक मेजरमेंट है कि किसी असंतुलन को सुलझने में आखिर कितनी देर लग रही है? इसे इस तरह से सोचिए, अगर ब्रह्मांड में सुलझाने के लिए कोई डेल्टा या असंतुलन बचे ही ना, तो समय का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। सच में? हाँ, समय केवल इसलिए मौजूद है क्योंकि जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो डेल्टा को तुरंत सुलझाने से रोकते हैं। रुकिए, ओके, यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है क्योंकि अगर समय के बारे में ये नजरिया है तो फिर प्रकाश की गति का क्या? यानी स्पीड ऑफ लाइट जिसे हम सी कहते हैं। देखिए, स्कूल में हम सबको सिखाया गया है कि सी ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु के चलने की एक मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। तो क्या ये किताब आइंस्टाइन के इस नियम को भी किसी अलग तरीके से देखती है? क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसे और किसी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। हाँ, ये वो जगह है जहाँ काफी बड़े-बड़े फिजिसिस्ट भी शुरुआत में थोड़ा चौंक जाते हैं। देखिए, यूईडी सी को खारिज नहीं करता है, ये मानता है कि ये एक एब्सोल्यूट लिमिट है। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क इसमें है कि यूईडी इसे किसी वस्तु की गति की सीमा नहीं मानता, बल्कि इसे एक रेजोल्यूशन स्पीड की छत यानी सीलिंग मानता है। रेजोल्यूशन स्पीड की छत? इसका थोड़ा आसान शब्दों में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ब्रह्मांड एक जायंट प्रोसेसर की तरह है। जब किसी एक जगह पर कोई भारी असंतुलन पैदा होता है ना, तो ब्रह्मांड उस जानकारी और उस दबाव को पूरे अंतरिक्ष में कितनी तेजी से बांट सकता है, उसकी एक प्रोसेसिंग लिमिट होती है। ओह, तो प्रकाश की गति दरअसल उस प्रोसेस की स्पीड है। बिल्कुल, प्रकाश की गति वो मैक्सिमम दर है जिस पर ब्रह्मांड किसी डेल्टा को रिजॉल्व कर सकता है। ये स्पेस में किसी चीज के उड़ने या चलने की बात नहीं है, ये रियलिटी के खुद को अपडेट करने की मैक्सिमम स्पीड है। कमाल है। तो ये ऐसा है जैसे हमारे लैपटॉप के प्रोसेसर की एक स्पीड होती है, वो उससे ज्यादा तेजी से डेटा प्रोसेस कर ही नहीं सकता। एकदम सही एनालॉजी है। अगर हम इसी लॉजिक को थोड़ा और आगे ले जाएं और थर्मोडायनामिक्स की बात करें, जैसे इस किताब में यूईडी की मातृभाषा कहा गया है, तो उसमें घर्षण या फ्रिक्शन और हीट का क्या रोल रह जाता है? क्या जो हीट है वो ब्रह्मांड का एक तरह से सेफ्टी वाल्व है? ये बहुत ही सुंदर तरीका है इस बात को समझने का। देखिए, आमतौर पर हम मानते हैं कि जब मशीन में फ्रिक्शन होती है और एनर्जी का लॉस होता है तो वो मशीन की नाकामी है। हाँ, हम कहते हैं एनर्जी वेस्ट हो गई। लेकिन यूईडी कहता है कि एनर्जी कभी खोती नहीं है। ये जिसे हम लॉस कहते हैं वो असल में अलाइनमेंट डिफ्यूजन है। अलाइनमेंट डिफ्यूजन? मतलब जब डेल्टा को कोई सीधा रास्ता नहीं मिल पाता? वही तो, जब कोई सिस्टम एक साफ दिशा में काम नहीं कर पाता, मान लीजिए कि एक मोटर जैम हो गई है, तो वो जो रुका हुआ डेल्टा है ना, वो छोटे छोटे सूक्ष्म रास्तों में बंटने लगता है और उसके कारण हीट बनती है। हाँ, ऊर्जा अजीबोगरीब दिशाओं में फैलने लगती है और यही वो चीज है जिसे हम हीट के रूप में महसूस करते हैं। हाँ। तो हाँ, ये एक सेफ्टी वाल्व ही है, क्योंकि अगर ये डेल्टा इन छोटे रास्तों से नहीं निकलता तो पूरा सिस्टम एक धमाके के साथ फट जाता। वाओ! तो अगर हीट सिर्फ डेल्टा का एक बिखराव है, तो फिर ये जो भौतिक पदार्थ है यानी मैटर, वो आखिर क्या है? जिस कुर्सी पर मैं अभी बैठा हूं, वो क्या है यूईडी के हिसाब से? यही तो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है इस थियरी का। यूईडी कहता है कि पदार्थ या मैटर कोई ठोस या मरी हुई चीज नहीं है, ये कंडेंस्ड डेल्टा स्टेबिलिटी है। कंडेंस्ड डेल्टा स्टेबिलिटी, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये है कि मैटर वो अवस्था है जहां बहुत भारी मात्रा में असंतुलन को यानी डेल्टा को इतनी अच्छी तरह से आपस में कंस्ट्रेन कर दिया गया है कि वो बाहर से एकदम सॉलिड और शांत दिखता है। अच्छा। अगर हम किसी परमाणु के भीतर देखें तो वहां सिर्फ बेपनाह घूमती हुई ऊर्जा और दबाव है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को इस तरह से बैलेंस किया हुआ है कि हमें एक परफेक्टली शांत और ठोस कुर्सी दिखाई देती है। तो इस सबका असल में क्या मतलब है? मतलब अभी तक हमने परमाणुओं की बात की, प्रकाश की गति और उन टेक्टोनिक प्लेट्स की बात की। हाँ। लेकिन अगर हम इसी सेम लॉजिक को मानवीय जीवन
और हमारी बनाई हुई विशाल प्रणालियों पर लागू करें बिल्कुल तो क्या ये वहां भी उतनी सटीकता से काम करता है? बिल्कुल करता है। पर एक शेयर बाजार और एक एटम दोनों एक ही नियम से कैसे बंधे हो सकते हैं? देखिए, अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ACUD के सिद्धांत सिर्फ निर्जीव चीजों तक सीमित नहीं है। जब हम जीवन की बात करते हैं तो ACUD की नजर में लाइफ आखिर क्या है? क्या है ये मैनेज्ड डिसइक्विलिब्रियम यानी प्रबंधित असंतुलन है। प्रबंधित असंतुलन? मतलब हम लगातार उस इक्विलिब्रियम से आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, मौत ही वो परम इक्विलिब्रियम है जहाँ शरीर का हर एक डेल्टा सुलझ जाता है और हम प्रकृति के साथ पूरी तरह फ्लैट या समतल हो जाते हैं। बचा ही कुछ नहीं। वही तो, जीवन का अर्थ यही है कि हम इस इक्विलिब्रियम को लगातार टालते रहें। हम खाना खाते हैं, एनर्जी लेते हैं, अपनी बॉडी की संरचना बनाए रखते हैं और उस फाइनल रेजोल्यूशन को आगे पुश करते रहते हैं। और क्या यही सेम बात इंसानों के बड़े समूहों और समाजों पर भी लागू होती है? स्रोत में कहीं इन्हें शेयर्ड फील्ड्स या साझा क्षेत्र कहा गया है। बिल्कुल, हमारे समाज, हमारी संस्थाएं और हमारे बाजार, ये सब दरअसल शेयर्ड फील्ड्स ही हैं। यहाँ अनगिनत लोगों का पर्सनल डेल्टा, उनकी इच्छाएं, उनकी ज़रूरतें एक साथ काम कर रहा है। इसको प्रॉपर्ली समझने के लिए हमें स्रोत में दी गई कुछ केस स्टडीज पर नजर डालनी चाहिए। हाँ, केस स्टडीज जरूरी हैं। मुझे जो 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वाली केस स्टडी थी ना, वो काफी रेलेवेंट लगे। हाँ, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि देखिए, इस सतह से देखने पर मीडिया और काफी इकोनॉमिस्ट ने इसको ऐसे पेश किया जैसे बाजार अचानक एक दिन फेल हो गया, जैसे कोई दुर्घटना हो। लेकिन रेजोल्यूशन चेन इसकी एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। UNDP के मुताबिक 2008 का संकट कोई अचानक हुई दुर्घटना थी ही नहीं। ये आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी यानी कृत्रिम स्थिरता का एक काफी क्लासिक उदाहरण था। अगर हम यहाँ उस चेन की 6 कड़ियों को लगाएं तो इस केस में कंस्ट्रेंट क्या था? यहाँ कंस्ट्रेंट वो सारी नीतियां और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे जिन्होंने जो खराब लोन्स थे, टॉक्सिक डेट था, उनको अच्छे इन्वेस्टमेंट के रूप में कवर कर रखा था। मतलब एक झूठा बंद बना दिया था। बिल्कुल, उन्होंने एक भ्रम पैदा कर दिया कि पूरा सिस्टम काफी स्टेबल है। लेकिन उस स्थिरता के ठीक पीछे एक भारी डेल्टा यानी असंतुलन हर दिन जमा हो रहा था। लोग ऐसे घर खरीद रहे थे जिनकी किश्तें वो चुका ही नहीं सकते थे। वही, और यहीं पर कपलिंग का रोल सबसे ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ। वो कैसे? देखिए, अगर सिर्फ एक बैंक फेल होता तो ये एक बहुत ही लोकल सी घटना बनकर रह जाती, लेकिन उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ने ना पूरी दुनिया के बाजारों को एक दूसरे के साथ कपल कर दिया था, जोड़ दिया था। अच्छा, तो एक गिरा तो सब गिरे? हाँ, जब वो दबाव अपनी 80 को क्रॉस कर गया, यानी जब पहला बड़ा बैंक गिरा, तो वो रुका हुआ डेल्टा उस पूरे ग्लोबल नेटवर्क में कपलिंग के जरिए फैल गया। वो बाजारों की नाकामी नहीं थी, बल्कि उस सालों से जमा हुए दबाव का एक नेचुरल स्ट्रक्चरल रीडिस्ट्रीब्यूशन था। ये पॉइंट काफी कुछ क्लियर कर देता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम स्रोत की चौथी केस स्टडी पर आएं जो क्लाइमेट चेंज के बारे में है। हाँ, ये केस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, इस विषय पर पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत बहस होती है, लेकिन यूईडीज को पूरी तरह से बस एक फिजिक्स प्रॉब्लम की तरह देखता है। स्रोत में एक फ्रेज है, लॉन्ग एटीटी सिस्टम। और यहाँ ये बात सबसे दिलचस्प है कि यूईडी इन मुद्दों पर कोई नैतिक या राजनीतिक साइड नहीं लेता। ये बस इतना क्लियरली बताता है कि जलवायु एक ऐसा सिस्टम है जिसकी जो एटीटी है ना, वो बहुत लंबी होती है। मतलब जहां एक फाइनेंशियल मार्केट में महीनों या 1-2 साल में डेल्टा जमा होकर फट सकता है, वहीं क्लाइमेट सिस्टम में ये दबाव दशकों या सदियों तक धीरे धीरे जमा होता रहता है। सटीक तौर पर। और लंबी अवधि होने की वजह से ना सतह पर इंसानों को सब कुछ काफी नॉर्मल और स्टेबल नजर आता है। यही वो आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। तो चाहे एमिशंस हो या कोई और फैक्टर, वो एक डेल्टा क्रिएट कर रहे हैं और समुद्र या वायुमंडल उसे सोख कर कंस्ट्रेंट का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक कंस्ट्रेंट की एक आखिरी लिमिट होती है। तो फिर जब वो थ्रेशोल्ड या 80 पार हो जाएगी, तब क्या होगा? क्या तब कोई धीरे धीरे बदलाव होगा जिसे हम आराम से ठीक कर लेंगे? नहीं, यूईडी का मॉडल एकदम साफ कहता है कि जब भी परिणामों को लंबे समय तक टाला जाता है ना, तो जो करेक्शन आता है वो कभी भी धीरे धीरे नहीं आता। वो अचानक ही आता है? हाँ, वो हमेशा अचानक होता है और स्ट्रक्चरल रूप से बहुत ही विशाल होता है। दबाव जमा होगा तो एंड में वो रिजॉल्व तो होगा ही। ये बस सिस्टम की सिंपल फिजिक्स है। तो अगर हम इस नेचुरल कॉन्सिक्वेंस को नहीं रोक सकते, तो फिर इंसानों के पास विकल्प क्या बचता है?
यहाँ पर पावर या शक्ति की बात आती है। हाँ, किताब इसी संदर्भ में शक्ति की एक नई डेफिनेशन लेती है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि पावर का मतलब है चीजों को जबरदस्ती कंट्रोल करना या किसी तूफान को आने से रोक देना। लेकिन यूएडी में पावर की ये पुरानी डेफिनेशन काम नहीं आती। यहाँ असल शक्ति उसमें है जब आप परिणामों के आने से पहले ही उन कंस्ट्रेंट्स को आकार दे सकें, शेप कर सकें। मतलब नए रास्ते बनाना। बिल्कुल। जो प्रणालियां या जो लीडर्स ये समझ जाते हैं कि असल में डेल्टा जमा कहाँ हो रहा है, तो वो उस प्रेशर को धीरे धीरे निकालने के लिए नए ग्रेडियंट्स बना सकते हैं, बजाय इसके कि वो उस दीवार को और ऊंचा करते रहें और फिर एक बहुत बड़े धमाके का इंतजार करें। एकदम सही। तो इस पूरी चर्चा का मतलब ये निकलता है कि जो सच्ची बुद्धिमत्ता है या इंटेलिजेंस है, उसका काम ये नहीं है कि वो परिणामों को पूरी तरह रोक दे। हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड के नियमों के हिसाब से वो पॉसिबल ही नहीं है। इक्विलिब्रियम तो अपना रास्ता निकाल ही लेगा। तो इंटेलिजेंस का काम सिर्फ ये है कि वो उन कॉन्सिक्वेंसेस से टकराने की जो कीमत है या कॉस्ट है, उसको किसी तरह कम कर दे। यही इस पूरे सिद्धांत का सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट है। और श्रोताओं के लिए भी ये सोचना काफी उपयोगी हो सकता है कि हम सब इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आखिर कैसे अप्लाई करें। हाँ, मैं भी ठीक यही सोच रहा था। ये यूनिवर्सल एनर्जी डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ ब्रह्मांड के तारों या बाजारों के लिए नहीं है। इसको हम एक पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह भी देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। जरा सोचिए ना, जब हमारी लाइफ में अचानक से कोई बड़ा बदलाव आता है, चाहे वो किसी बहुत पुराने रिश्ते का टूटना हो, करियर में कोई अचानक संकट आ जाए या हेल्थ से जुड़ी कोई इमरजेंसी हो, तो हम उसे एक अचानक आया शौक मानते हैं। हम पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वही ना। लेकिन यूईडी हमें ये देखने का नजरिया देता है कि वो जो बदलाव था वो असल में अचानक था ही नहीं। वो बहुत पहले से जमा हो रहे डेल्टा का, उन छोटी छोटी अनसुलझी समस्याओं का नतीजा था जो बस अब आकर अपनी एटीटी क्रॉस कर चुका है। सच कहूं तो ये नजरिया काफी हद तक हमें किसी भी अननेसेसरी डर या गिल्ट से आजाद कर सकता है। हाँ, काफी एम्पावरिंग है ये। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस वक्त करंट मोमेंट में हमारे जीवन में आखिर डेल्टा कहाँ जमा हो रहा है, और उस दबाव को एक बड़े ब्लास्ट से पहले हम धीरे धीरे कैसे मैनेज कर सकते हैं। और यही यूडी की एक थ्योरी के रूप में सबसे बड़ी कामयाबी है। ये इन ब्रह्मांड की डरावनी चीजों को रहस्य के पर्दे से निकालकर एक काफी शांत और लॉजिकल फ्रेमवर्क में फिट कर देता है। हाँ, ये वाकई बहुत गहरी किताब है। इस गहन अध्ययन को समाप्त करने से पहले मुझे लगता है कि इस स्रोत के आखिर में दिए गए एक छोटे से लेकिन काफी पावरफुल रेफरेंस पर बात करना जरूरी है। आप उस आने वाली किताब की बात कर रहे हैं? हाँ, वहाँ चौहान की अगली आने वाली किताब पार्टिसिपेशन फ्रॉम आइडेंटिटी टू अवेयरनेस का जिक्र किया गया है। जैसे परमाणु से लेकर विशाल अर्थव्यवस्थाओं तक एक शेयर्ड फील्ड में भागीदारी या पार्टिसिपेशन के रूप में दिखाया है ना, वो काफी दार्शनिक सवाल खड़ा करता है। और वो सवाल क्या निकल कर आता है? श्रोताओं के लिए हम ये विचार छोड़कर जा सकते हैं कि यदि इस ब्रह्मांड में हर छोटी बड़ी चीज महज एक दबाव और उसके सुलझने का हिस्सा है, तो फिर हमारी अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो आखिर क्या है? ये काफी डिस्टर्बिंग क्वेश्चन हो सकता है। बिल्कुल। क्या हमारी ये मैं होने की फीलिंग भी बस एक भ्रम है? क्या हम जिसे अपना अस्तित्व या आइडेंटिटी मानते हैं, क्या वो बस एक और कॉन्स्ट्रेंट है जो इस ब्रह्मांडीय डेल्टा को कुछ देर के लिए रोके हुए? और अगर वैसा है तो जब वो कंस्ट्रेंट हटेगी तब आखिर क्या बचेगा? वही तो। इसी काफी गहरे और चैलेंजिंग सवाल के साथ हम आज की अपनी इस विस्तारित चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इसमें सोचने के लिए सचमुच बहुत कुछ है। तो इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।